What? So what Rutika, Saraswati, and Swarup can do? Just note one point only. Done, sir. Done. Okay. Chalo, let's move ahead. So we will talk about the types of transpiration. So stomatal, cuticular, lenticular, and bark. These are the four type of transpiration we know. And the maximally transpiration is going to occur from stomats. That's we know very well. One of the questions that is asked from this area, the sequence in which all these the rate of transpiration is based, and the sequence we all know that the stomats is greater than cuticle, is greater than lenticle, is greater than bark. So maximum rate of transpiration that is going to occur in case of stomats, obviously, and the minimum is going to occur in case of bark. Okay, so better you write down only this, that transpirational loss occurs in the sequence of stomata is greater than cuticle, is greater than lenticule, is greater than bark. Okay. Done, sir. Okay, fine. Let's move ahead. देखो ये स्टोमैट्स का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में आपको क्या ध्यान में देनी है, वो डिफरेंशियल थिकनिंग लेवल है. ओके, ये गार्ड सेल है, तो गार्ड सेल का आउटर लेयर जो है वो थिन होता है, और इनर लेयर जो होता है वो थिक होता है. दैट इज द पॉइंट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, और ये बाहर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल बोलते हैं. एपिडर्मल सेल्स भी कहते हैं, बट पॉपुलरली इट इज कॉल्ड एज अ सब्सिडियरी सेल. ओके, एंड दैट इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ डायकॉट. मोनोकॉट के केस में सब्सिडियरी सेल नहीं होता है, राइट. So that is the important point. Once again, I'm saying outer is a thinner, inner is a thicker, and that actually helps in the opening and closing of the stomats, right? तो यदि हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैट्स के बारे में बात करें ना, तो पहले हम लोग ये मोनोकॉट का भी देख लेते हैं. मोनोकॉट का क्या होता है, डंबल शेप्ड होता है. ओके, और यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये डंबल में जो होता है ना, ये थिन एरिया होता है, राइट. और ये जो अंदर का पार्ट है ये थिक होता है. ओके, सो डिफरेंशियल थिकनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमैट्स, और इसके केस में कोई सब्सिडरी सेल नहीं होते. सो इट इज अ डंबल शेप एंड नो सब्सिडरी सेल्स. दैट इज इन केस ऑफ मोनोकॉट. और यहीं पे यदि हम लोग डायकॉट के बारे में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज किडनी से, kidney shaped, and number 2 subsidiary cell is present. ओके, नीट में इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि इनकी थिकनिंग कहाँ होती है. तो डंबल सेप गार्ड सेल्स में यदि आप देखोगे तो डंबल पार्ट इज थिन, डंबल पार्ट is thin, and mid portion is thick. ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, दैट इज इनर part is thick, right, and outer is thin of GC, any guard cells, right? So that is for the dicot and this is for the monocots. Please note it. Once done, let me know.
Done, sir. Okay, right. चलो, यदि हम लोग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में बात करें ना, तो मैकेनिज्म कैसे होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ टर्गर चेंज इन द जीसी होता है, ठीक है। तो टर्गर चेंज इन द जीसी क्या होता है? इफ द सेल्स बिकम टर्जिड, तो स्टोमैट्स क्या हो जाएगा? स्टोमैट्स जो हो जाएगा ओपन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज द थिन वॉल गेट्स एक्सटेंडेड, राइट? द थिक वॉल्स बिकम कनकेव एंड द स्टोमैट्स ओपन। ओके, लेकिन यदि फ्लैसिड हो जाए तो क्या हो जाएगा? थिक वॉल जो है वो ये फ्लैसिड होगा तो क्या होगा? लूज वाटर होगा, यानी यानी वो वाटर विल कम आउट। व्हेन वाटर विल कम आउट देन द इनर थिक वॉल बिकम स्ट्रेटेंड। ओके, जब इनर थिक वॉल रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन यानी स्ट्रेट हो गया, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देखेंगे? स्टोमैट्स ओपन हो जाएंगे, सॉरी क्लोज हो जाएंगे, राइट? So when it is a flaccid, stomachs is going to close. When it is a turgid, stomachs are going to open. Okay. So I hope it is clear. What are the conditions in which the stomachs is going to open and close? Ritika, clear? Yes, sir. Okay, fine. Note it. Done. 1 minute, sir. Done, sir. Okay. So I hope everybody has taken note of it. So let's move ahead. So you see, right now we have seen the basic mechanism or the basic the process that is required for any stomat to be open or closed, right? Now, next, what we have to understand that what are the physiology that eventually change the osmotic potential of the guard cells that leads to either the cell becoming turgid or cell becoming flaccid. So we need to understand the physiology behind anything that is making the cell turgid or flaccid. That is the things what we need to understand, right? So you see, for this different theories has been given, and all those theories can be divided into basically into two categories, what we call starch sugar hypothesis, and second is what we call theory of potassium transport or active potassium transport. So that is what we say. So these are the two main theories that is required that actually being proposed for the stomatal mechanism. Now let me tell you that starch sugar hypothesis is a classical concept, right? But we need to understand those classical concept as well, and we will also discuss that why this concept is not applicable, why this concept is failing, right? So the theory of potassium ion transport is the most accepted one. Okay, so let's see that what the starch sugar hypothesis says. Okay, so please don't keep these two names because that will be never asked in NEET. So these were some of the historical perspective. So that is not required from our purpose. So first of all, let's try to understand what are the sequence of events that has been proposed under this theory under the condition of light. So we know very well, if light is there, then definitely photosynthesis will happen. Okay. So if the photosynthesis is going to happen, then definitely under photosynthetic process, the CO2 is going to be consumed. And if CO2 is going to be consumed, what will happen? There will be no CO2. Otherwise, the CO2 will react with H2O, right? And they will form carbonic acid. Okay. So when photosynthesis is happening, then this reaction will not occur.
And if this reaction is not occurred, that means that the pH of what will happen? That it lowers H ion concentration of cells there. If lowers H ion concentration, what will happen? pH will increase, because we know very well when there is an acidic pH, then there is a the H ion concentration will be high. But if there is a high H ion concentration, that means the high H ion concentration, that is acidic. But this condition is going to lowering the H ion concentration, or in turn, it is increasing the pH of the guard cells. Okay. So that is the things that is going to happen into the light. So write down these two conditions first of all. Over. Yes, sir. Yes. Okay. So you see what will happen at high pH, roughly around 7, because this is almost neutral pH. Okay. Then the starch will get converted into glucose 1-phosphate. Starch under the phosphorylase enzyme will get converted into glucose 1-phosphate. Now glucose 1-phosphate under the enzyme what we call phosphoglucomutase gets converted into glucose 6-phosphate, and glucose 6-phosphate under phosphatase enzyme, they convert it into glucose. Okay. So when the concentration of glucose will be high, we know very well, glucose dissolved in water. So that's why the osmotic concentration of the water will increase, or the protoplasm is going to increase, right? So once it is increased, what will happen? Osmotic potential will be more. And if the osmotic potential will be more, there will be increase in the diffusion pressure deficit. और जब ये डेफिसिट ज्यादा बढ़ेगा तो हमने क्या आपको सिखाया था कि इंडोऑस्मोसिस होगी, राइट? मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू गार्ड सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स। और जब इंडोऑस्मोसिस होगी तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? टर्जिड हो जाएंगे, और गार्ड सेल्स टर्जिड होगा तो स्टोमैट्स ओपन हो जाएंगे, है ना? तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जब लाइट के लिए। ओके, लाइट के अंदर में जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ऐसा प्रपोज किया गया, जिसके कारण स्टोमैट्स ओपन हो जाएंगे। ओके, सो वंस अगेन आई एम सेइंग दिस, सो प्लीज टेक ए नोट ऑफ इट। ये सबको समझाना, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? Yes, sir. ओके, देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम is equally important. Sometimes the name of the enzyme is also asked, so that is also important. लिखा? 1 minute, sir. Done, sir. Okay, so have a look at the next, so please note it.
Over. Shall I move? Yes, sir. Okay. चलो, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि लाइट के केस में क्या होता है, राइट? तो मेरे ख्याल से आप एक्सटेंड कर सकते हो डार्क में क्या होगा। हंसिका, आप ट्राई करोगे क्या? व्हाट विल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन देयर इज अ डार्क? तो आप ट्राई करो थोड़ा, हंसिका। या गो अहेड। नॉट गेटिंग एनीथिंग। स्वरूप, आप ट्राई करोगे क्या? Yes, Arup, will you try? I haven't received anything from Ansika side. I don't have any idea. अरे ट्राई तो करो, ऐसा I थोड़ी just- आइडिया बोलने से होता I है। just know कि उसमें CO O2 कंज्यूम होगा नाइट में। हाँ, आप ऐसा सोचो, डार्क में क्या होगा? O2 कंज्यूम नहीं होगा, करेक्ट? O2 तो एयर से लेगा, नहीं लेवल नहीं ऑफ CO2 डिक्रीज हो। नहीं नहीं, जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लेवल ऑफ CO2 इन सब स्टोमेटल कैविटी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि CO2 तो Yeah. यूज नहीं हुआ। Yes. ओके, तो अल्टीमेटली क्या होगा? देयर इज अ डिक्रीज इन द pH ऑफ द गार्ड सेल, करेक्ट? सो इट विल बिकम एसिडिक। Yeah. तो उसके बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? तो अब क्या होगा? रिवर्स हो जाएंगे। पहले हम लोगों ने क्या देखा था? पहले स्टार्च से ग्लूकोज की कन्वर्जन हो रही थी, करेक्ट? लेकिन यहां से क्या होगा? ग्लूकोज से फिर स्टार्च की कन्वर्जन होगी। तो ग्लूकोज से एक एटीपी बाइंड होगा और हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाएगा, एंड दैट अकर्स एट ए पीएच ऑफ रफली 4 to 5 pH के बीच में ये रिएक्शन होता है। ओके, सो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, राइट? और फिर क्या होगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अंडर द एंजाइम फॉस्फोराइलेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ओके, तो जब स्टार्च बन जाएंगे तो डाइल्यूशन ऑफ सेल सैप होगी, डीपीडी घट जाएगी, ग्लूकोज जो गार्ड सेल्स है दे विल लूज अ वाटर, when they will lose the water, then what will happen? That guard cell will become flaccid, right? if they if they will become flaccid, what will happen? Stomatal pore will close, है ना? क्योंकि हम लोगों ने यही पढ़ा था ना, if GC will become flaccid, what will happen? Stomats will close। ये सब लोगों ने समझा ना? Is it clear? Yes, sir. But I do not understand how the it gets diluted. Okay, now why it is being written diluted? Because you see, if any water, if you mix a glucose, then its concentration will increase, right? But if you Yeah. withdraw the glucose, then it will be diluted, isn't it? Yes, sir. But you're mixing starch, no? But a starch doesn't dissolve in Yes, yes. Okay. okay, please note it. So once again, I'm saying that these enzymes are important, and let me add one more information to all of you. Some of you, I think आपको शायद मालूम भी होगा, whenever there is a substrate level phosphorylation, if I say substrate, that means ATP is directly binding over here. The enzyme is always kinase, right? And since this is a 6-carbon compound, that's why we are talking about hexokinase. So wherever you will see the substrate level phosphorylation, the enzyme is always kinase. सरस्वती, आपको समझा क्या? सरस्वती, did you get it? No response from your end.
लिख लिया क्या सब लोगों ने? Yes, sir. Done. ओके, राइट ऑन दिस रेस्ट ऑफ द पॉइंट. Over, shall I move? Yes, sir. Okay. So that's simple flow chart. So if there is uptake of CO2, pH will increase. Enzymatic conversion of starch into glucose. Osmotic potential of guard cell will increase. Endoosmosis, GC become turgid. Okay. But in case of dark, what we see? So that is the flow chart. No photosynthesis. Release of CO2, so pH will decrease. So enzymatic conversion of glucose into starch, exosmosis, and eventually the GC become flaccid. So that is the flow chart for the opening and closing, but mind it, this is for starch enzymatic theory. Okay. But as I told you, this is a classical theory, and this theory has been rejected. And questions are mostly asked that why this theory has been rejected. Okay. So Ansika, do you remember what was the reason for the rejection of this theory? No, sir. नो, कोई बात नहीं बेटा. चलो अगली बार जब मैं टॉपिक बताऊंगा आप पढ़ के आना. हाँ, Yes, sir. ओके. चलो, सो रुतिका, सरस्वती, स्वरूप, नोटेड. No, Yes, sir. सरस्वती, लगता है आपका सिस्टम हैंग कर गया था. आपको समझ में आ रहा है? यस सर. सर वो यहाँ पे हैवी रेन हो रहा है ना, इस कारण. ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा. बट यू आर गेटिंग ना. इन केस ऑफ एनी डाउट्स इवन यू कैन पुट अ मैसेज. ओके. तो सर चलो, Ansika and Priyadashini, you see, though I have covered this topic, but again I'm revising the things, right? So at the end of session right now, I will be putting a questions. I'm expecting a better response from both of you, right? So please pay a proper attention to this chapter. And as I told you, just after the chapter, I will be putting questions. Yes, sir.
Over. Sir. Okay, Rutika noted. Sir, 1 minute. Can you go to the previous slide? Okay, have you done with this? Yes, sir. Okay, fine. Everybody has noted? Okay. Yeah, Rutika, once done, let me know. Sir, could you go the previous slide? This one? Yes, sir. In this, in the middle, why is glucose 6-phosphate not made? No. What happens over there that one we bind the ATP, okay? Yes, sir. Then what happens that actually you have rightly pointed out, whenever ATP bind, it is not glucose 1-phosphate. Please correct it. It is a glucose 6-phosphate, not glucose 1-phosphate. But glucose 1-phosphate in the process gets converted into glucose 1-phosphate, right? And glucose 1-phosphate gets converted into starch. Or other, what we can say that this is correct. There's nothing wrong in this. The only thing is that when glucose bind with the ATP, it is the glucose 6-phosphate, not the glucose 1-phosphate, right? And what happens that glucose 6-phosphate gets converted into glucose 1-phosphate by enzyme called isomerase. And then the rest of the reaction remains the same. Got it? Yes, sir. Done, sir. Right. So we are done with the classical theory. The only thing what we need to understand that what was the drawback, shortcoming of this theory. So that's why it has been thoroughly rejected. Okay. So what was the drawback? The very first drawback was that starch-sugar interconversion is a very slow process. It is slow to such an extent that the change in pH from 7 to 5 or 4 is just not possible. Because, you know, the conversion of sugar into starch or starch into sugar is going to occur under strict the pH. For instance, the sugar getting converted into starch in and around the 7 pH. But once we talk about the starch or just reverse reaction, that sugar again getting converted, or sorry, the starch getting converted into sugar, that is going to occur at the 7 pH. But the sugar getting converted back to starch, that requires acidic conditions. Okay. So this conversion is a slow process, right? Second thing is that starch is not at all reported in monocots like onion, but even them there is a stomatal movement is going to occur. Okay. And third, the glucose is not at all detectable in the guard cells because you know everything is going to occur in the guard cells, right? But in majority of the plants, what we have observed that glucose, the level of glucose in guard cell is very, very low. It is low to such an extent that cannot influence the osmotic potential. So on the basis of these three main things, what happens, this theory has been rejected. तो ये सब लोगों ने समझा ना क्यों theory reject किया गया? What are the drawbacks of this theory? Is it clear? Yes, sir. Please note it. Yeah, Saru. This was a classical concept. So actually, this is not the correct reason for this for the stomatal movement. Just now we will discuss that what exactly is the exact reason behind the stomatal movement, and that has been explained on the theory what we call active potassium ion theory. Okay. So everybody noted. Shall I move?
So once again, I'm saying that it is often asked in competitive exam that why the starch sugar hypothesis is not fit for the stomatal movement. And this is the three main reasons. And there is one more reason you can write on. This is one more reason it is often said that no subsidiary cell in monocot. Because you see, the starch sugar hypothesis lays overemphasis on the interplay between subsidiary cells and the guard cells. But in case of monocots, there is no subsidiary cell as such. So that could be one of the another reason for the failure of the starch sugar hypothesis. Shall I move? Yes, sir. Sir, but in monocots, instead of subsidiary cells, the water can come in from the neighboring epidermal cells, right? So why is this subsidiary? I'm glad that you raised this question. You see, in case of monocots, what happens, instead of there is a epidermal cells, there is a large number of the blank space. Okay, if you see the leaf of monocot, अच्छा हम लोगों ने पढ़ा है anatomically the structure of monocot and dicot. In case of monocot, what we have seen that the cells there is a no differentiation of the mesophyll, isn't it? Because in case of dicot, what we have seen that there is going to have a palisade parenchyma, spongy parenchyma, but in this case there is a no spongy parenchyma. Okay, so here what happens that monocots are actually being not surrounded neck to neck by any cells, but there is some vacant space. Okay, so that's why we say that cell directly doesn't participate in the process. Ritika, understood? Sir, when had we studied the structure? We discussed the anatomy, no? No, sir. Okay. Anyway, chalo, theek hai. Is दूसरी बैच में पढ़ा होगा. We will discuss all those things in plant anatomy also. Yes, sir. Sure. So let's discuss this one. And this is the thing what we need to understand very thoroughly. That is theory of active potassium transport, right? Proposed by Leavitt. Now, this is important. What we need to keep in mind. This is not at all important. Don't write even this. So this is proposed by Leavitt way back in 1974. And that is the main theory, which is correct for the stomatal movement. Okay. Now let's try to understand this theory. Okay. और जहां भी नहीं समझ में आए मेरे को आप बताओ. So we need to understand that how the osmotic potential changes is going to happen within the guard cell. In the earlier case, it was proposed that it is the glucose that is causing the changes. But in this case, it was observed it was not glucose, but it is a salt. And what is the name of the salt? The name of the salt is potassium malate. So the entire story is that how the potassium malate is going to be formed and how it is going to be dissociated back into malic acid. So one thing, let's be very clear that suppose there is a one cell, right? In this cell, if there is a concentration of malic acid, okay, then the osmotic potential is normal. There is no changes in the osmotic potential. But suppose if malic acid gets converted into potassium malate. Now potassium malate is a salt. Okay. So if the potassium malate is there, what will happen? Large amount of water will come in due to endosmosis. And this cell will stretch, or guard cell will stretch. And when guard cell will become turgid, the guard cell open. That's we have discussed. So once again, the entire thing is regarding interconversion of malic acid and potassium malate. That is the main reason behind the stomatal changes. ठीक है? तो पहले इतनी बात समझा क्या? Stomatal movement होता किसके कारण है? Is it clear to all of you? Yes. Right. So basically it is a potassium malate, right? So now we will learn that how potassium malate or malic acid gets interconverted under light and dark condition. That is the only thing what we need to understand. Okay. So you see, first what happens?
the starch content of guard cell converted into malic acid. It is the starch that gets converted into malic acid, right? That is the enzymatic reaction where malic acid is actually being formed. Okay. Now, once the malic acid is formed, malic acid is dissociates into malate anion and H ion in guard cells. That we know very well. Okay. And then there is a very one interesting incident that is happening, that this H ion transported to chloroplast due to PQ pump. Now let's try to understand it. So in order to make you understand, let me draw a very simple model. Okay, let's understand that suppose this is a, this is a guard cell. So I'm writing GC over here. So outside there is a subsidiary cell. Okay. Within the GC, there is a chloroplast. Okay, suppose I'm drawing chloroplast by green. And within the chloroplast, there is a, let it be, there is a thylakoid. So I'm drawing by red, there is a thylakoid. Okay, so this is stand for thylakoid. You know very well, thylakoid is present within the chloroplast. And this is the chloroplast. And this blue is obviously, it is a the guard cells. So that is the entire things happening within the guard cells. Now first, during the day period, during when the sun is out, then the photosynthesis will happen, right? Under photosynthesis, what will happen? That whatever the H ion that is present in the stroma, because we know very well that this particular portion is actually called as a stroma. You know that in chloroplast there is a stroma and grana, right? And the indivisible part of grana is called thylakoid. So what happens during photosynthesis? There is a light-induced transfer of H ion from stroma to grana. Okay, ये क्यों होता है, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस में, इसके बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे. बट अभी आप इतना समझो कि स्ट्रोमा से ग्राना की ओर क्या होता है, या थैलाकोइड की ओर H आयन की पंपिंग होती है. और ये पंपिंग कैसे होती है? तो एक इवेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं PQ पंप. Okay, so plastoquinone pump is present on its membrane, right? This membrane picks the H ion and put it inside. That is what we call plastoquinone pump, and that occurs due to phosphorylation reaction, जो कि हम लोग photosynthesis में और डिटेल में पढ़े. तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो फोटोसिंथेसिस होती है तो ये H ion जो है ना, वो स्ट्रोमा से ग्राना की ओर पंप हो जाता है. तो ऑब्वियस है ना, यहाँ पे क्या होगा, H ion की डिफिशियंसी हो जाएगी. देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ H ion. There is the deficiency of H ion, and if the H ion is deficient, what will happen? This deficiency need to be compensated. So what will happen here? The H ion that was due to the breaking of malic acid, they start getting pumped in the chloroplast. Okay, जब ये chloroplast में pumping होता है तो इसके कारण क्या होगा? So malate anion का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. जब मैलेट एनायन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्जेस काफी बढ़ जाएंगे. तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये पोटेशियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आएगा. ये पोटेशियम आयन के अंदर आने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफ्लक्स. एग्जाम में पूछा जाता है कि ये स्टोमेटल ओपनिंग का रीजन क्या होता है, तो इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन हम लोग बोलते हैं. इनफ्लक्स यानी एंट्री. So whenever there is going to have an entry of potassium ion from the stroma to the grana, so what will happen? So this will lead to influx of potassium ion. जब influx of potassium ion होगा तो क्या होगा? This K ion plus malate anion, these together will react and they will form potassium malate. And once the potassium malate will form, you know the rest what will happen. That the osmotic concentration of GC will increase. So naturally water will start flowing. When the water will start flowing, it will become turgid, and if it will become turgid, the stomats are going to open. So this is how the stomats are open under what we call active potassium ion theory. तो मुझे ये बताओ, सबको समझा क्या? Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Rutika, got it? Yes. Okay. Saraswati, understood?
Yes. Okay, fine. So it's Saraswati time, Saraswati's time, just to make us understand once again that what she understood the entire mechanism. Okay, तो आप start करो. पहला point आपका ये है कि during light the starch is getting converted into malic acid. Next क्या होगा? What next? स्टार्च मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद मैलिक एसिड में जो H+ आयंस होंगे उनका सरस्वती आप ठीक बोल रहे हो, गो अहेड. H+ आयंस वहां पे रहेंगे और क्लोरोप्लास्ट में जो थैलेकॉइड्स होंगे उसमें स्ट्रोमा से H+ आयन उसमें जाएंगे, तो फिर स्ट्रोमा में डेफिशिएंसी हो जाएगी Okay, then H+ आयंस की. तो okay, फिर कोई जो बात. एसिड में से जो H+ आयंस होंगे वो अंदर मूव करेंगे और इनफ्लक्स होगा K+ का, मतलब पोटेशियम आयन का. Okay, और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो वाटर गार्ड सेल्स के अंदर गार्ड सेल्स में एंड ऑस्मोसिस होगा, तो वो बल्ज हो जाएंगी. ओके ओके, चलो बहुत अच्छा. और रुतिका ये बताओ, अभी सरस्वती ने बोला उसमें उसने एक पॉइंट गलत बोला, क्या गलत बोला? या रुतिका, गो अहेड. Sir, the H plus ions, they enter into the chloroplasm because there is a deficiency of positive ions, so there is a negative charge in the cytoplasm. Or yeah, so K plus ions from the neighboring cells enter into the cytoplasm. No, but you haven't said that. What Yes, sir. what was the wrong mistake? Okay. ओके, स्वरूप आप बताओगे क्या? क्या रॉन्ग स्टेटमेंट सरस्वती ने दिया? What was the wrong statement? So everybody has to listen carefully if anybody is saying something. Swaroop, will you try? So actually, I didn't got what she said. Okay, अरे उसकी आवाज तो बिल्कुल क्लियर आई थी. She explained everything very clearly. Okay. तो सरस्वती आपने क्या बोला? When the potassium will move in, then osmotic concentration will increase. Is it correct? इस स्टेटमेंट में क्या गलत है? What Saraswati said that when potassium ion will move in, then osmotic concentration of or osmotic potential of guard cell will increase. ये स्टेटमेंट में क्या गलत है? अंशिका, क्या गलत है इस स्टेटमेंट में? So can you repeat the statement? मैंने बोला कि सरस्वती ने ऐसा कहा कि when potassium ion moves from subsidiary cell to the guard cell, there is increase in the osmotic potential. So what is wrong in the statement? क्या गलत है? सरस्वती आपको समझा क्या? आपने क्या गलत बोला? तो डिक्रीज होना. नहीं बेटा, इंक्रीज तो करता है बट in the increased concentration of potassium malate जो है that increases the osmotic pressure, right? बिल्कुल सही. तो गलत क्या था? सी सेड दैट पोटेशियम के कारण इंक्रीज होता है, नहीं पोटेशियम मैलेट के कारण इंक्रीज होता है.
So what, Saraswati, you missed? That once the potassium will in, what they will do? They will bind with a malate anion and potassium malate is formed. So potassium itself is not going to increase the concentration. Rather, for influencing the osmotic potential, we need a salt, right? Potassium is an ion. It cannot do anything unless and until it is getting converted into salt. And how it will get converted into salt? It will get converted into salt only when the potassium is going to bind with a malate anion. सब लोगों ने समझा ना? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. तो चलो ये मैं सब आप देखो, H ion transported to chloroplast due to plastoquinone form, ये मैं आपको explain कर चुका हूँ. Reduction in cations in guard cells, compensated by taking K ion into guard cell from subsidiary cells, right? So K ion are balanced by organic ion. अच्छा, K ion के साथ ना थोड़ा बहुत chloride ion भी आता है, right? Then K ion binds with the malate to form potassium malate. Okay, एक बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई, आप जरूर लिख लेना. That इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं influx of potassium ion के. Okay, so please note it. Sir, I still have to copy previous slide. Okay, fine. Quickly. चलो, आप सभी का अभी टास्क ये है, अब ये क्लोज होगा, उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होगा, आप सबको मिलके ट्राई करना. तो देखो, इसके पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था? जो भी हम लोगों ने देखा था उसका उल्टा हुआ था. तो यहाँ पे भी यदि आपको ये स्टेप समझा, तो इसका स्टेप्स यदि आप रिवर्स करोगे तो आप क्या देखोगे कि आप क्लोजर के भी सारे स्टेप्स आपको समझ में आ जाएंगे. सो ऑल ऑफ यू नीड टू ट्राई. आई विल स्टार्ट, देन द नेक्स्ट पॉइंट you have to tell me that what is going to happen for the closer. Noted? Yes, sir. Okay. So let's move ahead. Write down quickly this. Done. 1 minute, sir.
done, sir. Okay. Right. So that's we see increased concentration of potassium malate increases OPO of guard cells, right? And finally, the turgor pressure will increase and the stomata is going to open. So write down the rest of the 3 points which I have already explained to you. Everybody noted? Shall I move? Yes, sir. Okay. So as I told you, you need to tell me that what are the sequence of event during the for the closer, because अभी हम लोगों ने क्या सीखा, ओपनिंग कैसे होती है. Now closer में let's start from the very fact no photosynthesis. Okay. If there is a no photosynthesis, what will happen? CO2 is going to increase in substomatal activity, right? So in the dark, what will happen? The plastoquinone pump is not going to operate. So thereby there is a no pumping of H ion from stroma to the thylakoid. So as a result, what will happen? There is going to have increase of concentration of H ion in guard cells. Okay. चलो इसको बताने के पहले ना मैं आपको थोड़ी एक और चीज इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ क्या होता है. देखो, यदि मान लो एक थैलाकॉइड का मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, दैट विल बी कि ये थैलाकॉइड है. थैलाकॉइड एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है थैलाकॉइड का. ओके. और ये यहाँ पे एटीपी लगा रहता है. इसका क्या फंक्शन होता है, वी विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट ये मैं बताने का पर्पस आपका ये था कि यहाँ पे एक होता है पीक्यू, मोबाइल करियर होता है. ये पीक्यू पंप की तरह काम करता है. दिन में क्या करता है, ये एच आयन को इधर है तो ये पीक्यू ऊपर की तरफ जाता है, इस एच आयन को पकड़ता है और एच आयन को नीचे ले आता है और यहाँ पे एच आयन को पंप कर देता है. ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत होती है इसको. ओके. और जब एटीपी की सिंथेसिस होती है ना, तो यही एच आयन जब बाहर स्केप करता है तो एटीपी बनता है और यहाँ पे एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती रहती है. तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि एटीपी तो सेल को कंटिन्यूअस चाहिए. तो एटीपी बनने के लिए एच आयन का इस एटीपी सिंथेटेज से निकलना जरूरी होता है. यानी यहाँ पे स्ट्रोमा में एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज बढ़ते रहती है. तो एक बात तो स्पष्ट है कि जो ये बढ़ रही है इसको कॉम्पनसेट कब करता है, लाइट होता है तो कॉम्पनसेट हो जाता है, तब पीक्यू पंप ऑपरेट करता है. बट लाइट यदि नहीं है तो क्या होगा, ये एटीपी तो बन रही है तो एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ता जाएगा. तो यही बात ये कह रहा है, इन डार्क पीक्यू पंप डजंट ऑपरेट, रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन इन द गार्ड सेल्स. ठीक है, ये बात सबको समझा क्या? इज इट क्लियर? Yes. ये सब लोगों ने समझा ना, एच आयन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पीक्यू पंप ऑपरेट नहीं कर रहा है और एटीपी तो लगातार बनेगी और जितनी बार एटीपी बनेगी उतनी बार एच आयन बाहर आएगा तो एच आयन यहाँ पे बढ़ता जाएगा. ओके. सो इसके बाद क्या होगा, हु इज गोइंग टू टेल मी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन इन गार्ड सेल विल इंक्रीज, देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? सो स्वरूप, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? क्या होगा? फिर से मैं यहाँ पे बाहर मान लो ये मैं जीसी बनाऊं, तो जीसी में अभी कंडीशन क्या था कि यहाँ बहुत ज्यादा हमें क्या है, पोटेशियम मैलेट पहले से है ना, क्योंकि दिन में पोटेशियम मैलेट बना था तो ये पोटेशियम मैलेट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बहुत हाई, राइट? सो व्हाट विल हैपन इफ द एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू इंक्रीज इन दिस जीसी?
पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा। हाँ, वेरी गुड, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा। ओके, तो इफ्लक्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैलेट एनायन और एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो एच आयन विल बाइंड टू द मैलेट फॉर्मिंग ए मैलिक एसिड, करेक्ट है ना? Potassium malate Yes, will sir. break into malate ion and H ion, right? And now the malic acid will form by the efflux of potassium ion to the subsidiary cell. So mind it, the efflux result into closure and influx result into opening. Many a time this question is asked. Influx, closure, efflux, influx, opening, efflux, closure, right? Understood? Is it clear? Yes, sir. Okay, write down this 4 point quickly. Sir, what is the role of CO2 here? So you see, whenever there is going to increase CO2, that means CO2 is going to form the carbonic acid, and carbonic acid will further contribute the HN. That is the rule. Got it? I thought the H ion comes from malic acid. No, HN is going to come from malic acid as well as from the ATP synthesis. Okay. Done, sir. Noted, everybody? Yes, sir. Okay. So that is how the reversal of ion movement to the subsidiary cell resulting into the closure. So that is the sequence of events whenever there is going to have a change in the osmotic potential of the guard cells. Please note it. Done, sir. Okay. One more thing you see, the two plant hormone plays a very important role for the stomatal opening. Cytokinin always promote stomatal opening. Now, why cytokinin promote stomatal opening? The reason being, the property of the cytokinin is to mobilize the salt, okay, or mobilize the ions. So basically, cytokinin attract the potassium. So since it is going to attract potassium, you know very well that if there is going to have a potassium within the guard cell, definitely the stomach is going to open. Okay.
and ABA performs just reverse role to cytokinin. Both are antagonistic in the function. So naturally, ABA inhibits the movement of the nutrients. So thereby, ABA inhibits the stomatal opening. So it is always asked that which hormone promotes the stomatal opening, which hormone inhibits the stomatal opening. So cytokinin is going to promote the stomatal opening, and ABA is going to inhibit stomatal opening. Right on this point as well. Everybody noted? Okay, shall I move? Yes, sir. Okay. So that is very simple. Hormonal change in the GC or turgor. What is the answer? अरे इतनी देर क्यों लग रहा है? मान लो इसका एक और ऑप्शन लगाता हूँ, बोथ ए एंड बी, फिर आप क्या करोगे? फिर क्या होगा आंसर? एवरीबॉडी हैज टू रिस्पॉन्ड. आई गॉट आंसर ओनली फ्रॉम स्वरूप. Ansika, Priyadasni, Rutika, Saraswati, all of you need to respond to answer of this question. Rutika is saying E, both. What about others? E. Okay. Sure. Well, let me tell you, if such type of option is given over there, even then the answer is only B, not A. Now let me tell you what is the reason. First of all, the question is asking about opening and closing of stomata is due to which factor? We know very well opening and closing always occur due to change in turgor pressure. Even if the hormones are going to act, hormones perform through change in turgor pressure only. Okay, hormone itself doesn't any play in the stomatal movement. Rather, hormones influences the changes in osmotic pressure, then it do the necessary changes. Another thing, for stomatal opening, there is never a hormonal secretion in plants. Okay, but it has been observed that under hormones, the activity is like that. So what I mean to say, that suppose there is some let it be some drought condition. So in drought condition, definitely the stomats need to be closed. So is there any hormone secreted for the closure of stomats? Answer is no. It is always the physiological phenomena under which the turgor changes within the guard cells happening, leading to closure of the stomats. Now it is only, it has been observed only that when we place cytokinin, then cytokinin mobilize the nutrients, and that's why it leads to opening the stomats. If we do a spray of abscisic acid, then what abscisic acid will do? It will demobilize the movement of nutrients. So the stomats are going to be closed. Okay, na? So you understood why the answer should be B. Is it clear? Sir, so these hormones are coming from external sources, right? No, hormone. Of course, hormones we can give from the external sources. What I mean to say, naturally, hormones never come for this purpose from the internal sources. Hormones do produce within the internal sources. That's correct. But for opening and closure, it doesn't come. Understood?
Yes, sir. Okay, so that was about the stomats. Now, what are the factors that is going to affect rate of transpiration? That is the most popular area found in the competitive examinations. The factor could be external and internal, but external factor is the only factor which is often asked in the competitive examination. Internal factor से कोई सवाल नहीं आते, ठीक है? तो हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? Atmospheric humidity, temperature, light, wind velocity, and atmospheric pressure, and also the soil that is available in water. So these are the conditions that is going to affect the rate of transpirations. Okay, so these are some of the internal factors like leaf area, thick walls, okay, age of plants. ये सारे इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं. बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है. तो आप इतना ही लिखो, इंटरनल लिखो भी मत. आप ऐसा लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ये है: एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, विंड वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, and available soil water. Please note it. Noted. Right, sir. Okay. तो देखो, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं. यदि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घट जाएगा. ऐसा क्यों? ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. तो आप लॉजिकली खुद सोचो, यदि एटमॉस्फेयर में ज्यादा वाटर है तो प्लांट और ज्यादा वाटर एटमॉस्फेयर में नहीं रिलीज कर सकता. ओके, सो दैट्स व्हाई they are inversely related. So if the atmospheric humidity is high, rate of transpiration will decrease. Okay, similarly if you talk about the temperature, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाता है. ओके, लाइट में क्या होता है? जब ज्यादा लाइट होगा तो लाइट थोड़ा तो टेम्परेचर भी कंट्रीब्यूट करता है, थोड़ा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ा देता है. तो इन दोनों ही केस में हम लोग क्या देखेंगे? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा. विंड वेलोसिटी के दो केसेस हैं. एक तो ऐसा हो सकता है कि विंड बहुत तेज चल रहा हो, और एक ऐसा हो सकता है कि विंड जो है वो जेंटली फ्लो कर रहा हो. तो विंड वेलोसिटी यदि बहुत तेज है, तेज टू द एक्सटेंट दैट इट इज कॉजिंग सम सॉर्ट ऑफ इंजरी, राइट, देन व्हाट विल हैपन? देन देयर इज गोइंग टू हैव अ इंक्रीज. Okay, no, sorry, then there is going to have a decrease in the transpiration. तो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म काम करता है मैं आपको बताता हूँ. जैसे मान लो, so there is a leaf, right, and if very strong wind is blowing over there, strong to the extent that it is causing injury to the leaf. Okay, once the injury happens, then there is a secretion of ABA. Okay, and this ABA, what it will do? It will close the stomats. Okay, so this is one of the reason why under very high wind speed there is going to have a closure of stomats. But if it is gentle blowing, then rate of transpiration will increase. वो कैसे होता है? वो क्यों होता है? तो आप ऐसा समझो, जैसे मान लो this is a stomats. अब इतना बड़ा नहीं होता, just for the sake of making you understand, I'm just drawing. Let it be a stomat. Okay, so if there is a gentle wind is blowing over there, so यहाँ पे क्या होता है ना, there is a temporary vacuum is created. To fill the vacuum, यहाँ से water जो है वो रस करता है. Okay, and water will come out as a transpiration. Okay, so if the wind is flowing slow, or we can say slow wind speed. Okay, तो इसमें क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज.
ठीक है, ये समझा क्या? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. So next, if atmospheric pressure is high, rate of transpiration will reduce. Inverse relation है. Okay. And available soil water, if it is not sufficient, then definitely rate of transpiration will decrease. So that is a relation that is going to exist with the internal factors. So please take a note of this table. Sir, can you please explain that atmospheric pressure once again? Come again. Sir, Yeah, go ahead. could you please explain that atmospheric pressure again? Okay, no, I haven't explained the atmospheric pressure. I assume that you understood anyway. You see, whenever there is going to have a low pressure, right, then what will happen? That it will promote the DPD is going to be higher. Suppose this is stomachs, okay, and for instance, let it be the pressure is high. So just above there, what will happen? There will be DPD will be low, diffuser pressure deficit will be low. So naturally, rate of transpiration will be low. Okay, but on contrary, if the pressure is low, okay, if there is a low pressure, then what will happen? That it will increase DPD. Low pressure will increase the diffusion pressure deficit over there because nothing is there to pressurize so that the vapor could not come out. So pressure is less, so definitely it will reduce the deficit, then it will come out. Okay. Yes. Done, everybody? Sir, I was asking because when humidity is high, atmospheric pressure is low. Because atmospheric pressure is low, the transpiration should increase, but because humidity is high, transpiration should decrease. That's where I'm getting confused. No, but there is no relation between humidity and atmospheric pressure, na? Okay. Both are independent to each other or not directly correlated. Yes. Shall I move? Okay. So I hope everybody has taken note of it. So let's move ahead. Yes, sir. Okay. So how we measure the transpiration? The name of the instrument, what we call potometer. So potometer is the instrument through which rate of transpiration is actually being measured. Three types of potometer: Gannon's, Farmer's, and Bose. Okay. तो शायद आप लोगों ने पोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट देखा नहीं होगा. पोटोमीटर में एक छोटा सा बॉटल लगा होता है और यहाँ पे मेजरिंग फ्लास्क होते हैं. ओके, इसमें हम लोग वो पौधा लगा देते हैं जिसका हमें रेट ऑफ ट्रांसलेशन मेजर करना है, और इसमें एक एयर बबल होता है. तो जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है ना, एयर बबल आगे बढ़ता रहता है, और यहाँ पे मीटर लगा रहता है. तो कितने पीरियड में एयर बबल कितना आगे हुआ, उसके हिसाब से हम लोग रेट ऑफ ट्रांसलेशन मेजर कर लेते हैं. तो गैनंग्स, फार्मर्स, बोस में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इन दोनों में तो एयर बबल होता है. ओके, बट यहाँ पे बबल जो होता है इसमें वाटर नहीं भरते, इसमें ऑयल भरा रहता है. ओके, ऑयल बबल होता है, राइट. So that is the only difference between the Gannon's, Farmer's and Bose potometer. In addition to this, there is one more method, what we call cobalt chloride method. Okay, cobalt chloride method क्या होता है कि जैसे मान लो हम एक लीफ ले लें. ओके, तो लीफ के ऊपर ना ये कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर जो है वो इसके ऊपर हम लोग क्लिप से लगा देते हैं.
ओके। और जब इसमें वाटर रिलीज होता है तो क्या होता है, ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना, ब्लू कलर। इस बार इस तरह के क्वेश्चंस नीट में आए थे कि जब डीएनए हम लोग बैंडिंग करते हैं तो बैंड का कलर क्या होता है, ऐसा पूछा गया था इस बार क्वेश्चन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज रिमेंबर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लू। तो हम लोग कैसे समझते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन कितना ज्यादा हुआ? तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू। एक हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, उस रेफरेंस पॉइंट से उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, राइट। सो यदि डीप ब्लू यानी ज्यादा पानी निकला, कम ब्लू यानी कम पानी, सो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू वी मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. So these are the two methods by which the transpiration is actually being measured. Understood? समझा क्या? Yes. Okay, please note it. Over. Okay. So Sir, what is the original color of this cobalt chloride? original color is also light blue, and from light blue it keeps on changing. Okay. अच्छा, okay. चलो, एक लास्ट चीज है गटेशन. गटेशन क्या होता है? तो देखो, जब भी लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट फ्रॉम टिप पोर्शंस ऑफ प्लांट से होना, तो उसको हम लोग गटेशन कहते हैं. और जिस टिप पोर्शन से होता है उस पोर्शन को हम लोग हाइडाथॉट कहते हैं. बट स्टोमैट्स और हाइडाथॉट में फर्क ये है कि हाइडाथॉट ओपन एंड क्लोज नहीं हो सकता, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं होता है. स्टोमैट्स में तो मूवमेंट होते हैं ना, ओपन एंड क्लोज. तो आप देखो, ये हाइडाथॉट है और जाइलम के ऊपर में हाइडाथॉट होता है. तो गटेशन के में क्या होता है, एक टिश्यू होती है सिंपल पैरेनकाइमेटस टिश्यू होती है जिसको हम लोग इपिथेम कहते हैं. अब गटेशन में इपिथेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट इपिथेम होगी तो हाइडाथॉट और जाइलम के बीच में होगी, राइट. सो राइट ऑन दिस गटेशन. You can also write on one more factor, that it occurs due to root pressure. It occurs due to root pressure. ठीक है. और चूंकि रूट प्रेशर के कारण होती है और रूट प्रेशर केवल हमें हर्ब्स में दिखता है, सो दैट्स व्हाई इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हर्ब्स. Applicable only for herbs. You can also write on epithem may or may not present. So write on this 4 points, 5 points. Done, sir. Done. Okay. All right. Now just one last. What are the factors that affect gutations? Humidity. So now you tell me that how humidity is going to affect gutations. So if there is a higher humidity, rate of guttation will increase or decrease. Ansika. So increase. Why it will increase?
So because the transpiration will decrease. ओके ठीक है, उससे क्या होगा? ठीक है ना, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा तो वाटर को बाहर निकलने का रास्ता तो चाहिए, तो गटेशन एक रास्ता है. ओके, सो दैट्स व्हाई whenever there is going to higher humidity, then the rate of guttation is also going to increase, right? So it is directly proportional to the humidity. Okay, now next, the temperature, sorry, soil water. तो यदि soil water ज्यादा होगा तो गटेशन का रेट क्या होगा? दैट इज soil water. जितना ज्यादा soil water होगा उतना ज्यादा गटेशन होगा, करेक्ट? So that is also directly proportional. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताओ. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि हमने बढ़ा दिया तो रेट ऑफ गटेशन बढ़ेगा या घटेगा? रुतिका. Sir, if the atmospheric pressure is increased, so the amount of transpiration will decrease, so the amount of guttation will increase. Absolutely correct. Perfect logic. So that is directly proportional to atmospheric pressure. Okay. So the next is temperature. If the temperature is increased, what will happen? Guttation will increase or decrease? What will happen? So it will decrease. अच्छा, क्या क्यों डिक्रीज क्यों करेगा? Because of transpiration. Transpiration ज़्यादा होगा तो. चलो, perfect. That is inversely proportional to temperature. Okay. ठीक है. So these are the things. एक चीज और बताओ. If there is a cloudy night, okay, so in the cloudy night, rate of guttation will be increase or decrease? Cloudy night. This is often asked. So in cloudy night, what will happen? Cloudy night versus clear night. Saraswati, क्या होगा? If there is a cloudy night, then guttation will increase or decrease? Increase. Why it will increase? Why? Sir, The because humidity will be more. Come again, Priyadashini, come again. So it will be more humid. Absolutely correct. There will be more humid, right? If it's a cloudy night, there is a more humid. If there is a more humid, guttation will be more. Understood? So the questions are often asked: cloudy nights versus the clear night. So in case of clear night, guttation will be less. In case of cloudy night, guttation will be high. Right on these relation factors affecting. Okay. done, sir. Noted. सब लोगों ने लिख लिया ना? Yes, sir. ओके, चलो फिर आज के सेशन में हम लोग इसके पहले के सेशन एंड करें. जैसा मैंने बोला, राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 15 क्वेश्चंस. ओके, और आप फटाफट उस क्वेश्चन का जवाब दो.
So 10 questions, 7 minutes, right? Your times start now. सर चैट पे देना है आंसर. नहीं, आप आंसर जो है ना अपनी कॉपी पे ABCD करके लिखो. आई विल शो यू द आंसर. चलो, आपके टाइम खत्म हो गए. सो मैं आपको अभी इसके आंसर दिखा रहा हूँ, या फिर फटाफट आंसर दिखाने से अच्छा है मैं फटाफट डिस्कस ही कर लेता हूँ. ओके, तो आप सब लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है, टाइम मत लेना. इसका नाम लूँ फटाफट आंसर देने का. हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 1, अंशिका, आंसर. Sir, I went for B. So the uptake of KN is balanced by transport of HN release from organic acid. प्रियदर्शनी, क्या आंसर होगा? So C. Negative charges of organic acid when they lose HN. Okay. Rutika, what is the answer? सर ए. Correct answer is the A. Okay. Just see, क्या गलत है इसमें? Uptake of potassium ion guarded by balanced by transport of H ion release from organic acid. ठीक है, देखो ऑर्गेनिक एसिड क्या बना रहा था? मैलिक एसिड ये बना रहा था. तो मैलिक एसिड किस में टूटेगा? मैलेट प्लस एच आयन. सो दिस एच आयन कैनॉट बी रिप्लेस बाय पोटेशियम आयन ना. दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकता ना. तो ये पॉजिटिव आयन को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आयन ही लाना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ए. सबको समझा क्या? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Question number 2.
प्रियदर्शनी, क्वेश्चन नंबर 2. B. आवाज नहीं आई. Second option, sir. सेकेंड ऑप्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. 3 का आंसर क्या है? रुतिका, 3 आंसर. Sir, D. Blue and red. Okay. Why you have opted for blue and red? Sir, those are only the colors, right, in which photosynthesis is medicine. Okay, but it is asking about transpiration now. Why you have related with the photosynthesis? Sir, because if more photosynthesis occurs, so more water will be produced, so more will be released. Okay. Okay. चलो, आपने ट्राई अच्छा किया, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड एक्सन स्पेक्ट्रम. एक्सन स्पेक्ट्रम हम लोग किसको कहते हैं? एक्सन स्पेक्ट्रम हम लोग वैसे लाइट को बोलते हैं जहाँ पे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है. ओके. और पूरी की पूरी जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर में रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, केवल ब्लू एंड रेड रीजन में. ऑफ कोर्स इट इज ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, दैट्स करेक्ट, बट other metabolic activities are also associated with it, right? So that's why the correct answer is blue and red only. Question 4, Saraswati, question 4. Sir, C. Cytokinin, good. Question 5, Swaroop. Question 5, Swaroop, your answer. A. Option A. Option A. Presence of multiple epidermis, okay. Oh, the question is effective adaptation for better. Multiple epidermis cannot be the answer. Why? Because this is present in 1 or 2 cases. It is talking about effective, that it means that it is present across more or less all plants. तो आप कौन सा कैरेक्टर जिसमें देखते हैं more or less सभी प्लांट में है और वो उसको एज ए टूल इस्तेमाल करता है गैसेज एक्सचेंज के लिए, बेटर गैसेज एक्सचेंज के लिए. The answer is option D. Location of stomata on lower surface of leaves and side turn away from the direct sun rays. Why? क्योंकि ये इसलिए करता ताकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को चेक कर सके. ओके. जब स्टोमैट्स लीफ के अंडर सरफेस में होते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम जाता है, राइट? एंड इफ दे आर प्लेस इन सच अ वे that side turn away from direct sun rays, then again it is protecting from the excessive loss of water, right? अब excessive loss of water से यदि वो प्रोटेक्ट करेगा तो स्टोमैट्स बेटर ओपन होंगे. जब स्टोमैट्स बेटर ओपन होंगे तो बेटर गैसेज एक्सचेंज भी होगा. ओके, सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टोमैटल मूवमेंट ओनली. क्वेश्चन 6 अगेन अंशिका, क्वेश्चन 6. So manometer, C. अरे रूट प्रेशर, ओके सॉरी, रूट प्रेशर, फोटोमीटर, मैनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर, बैरोमीटर. ठीक है, तो अच्छा ये बता सकते हैं क्या ऑक्सीनोमीटर से क्या होता है? व्हाट इज फॉर ऑक्सीनोमीटर? आपका आंसर सही है, मैनोमीटर ही है रूट प्रेशर, बट ऑक्सीनोमीटर क्या होता है? Who will say? स्वरूप आपको पता है? Growth. प्लांट ग्रोथ, एब्सोल्युटली करेक्ट. प्लांट ग्रोथ के लिए हम लोग ऑक्सीजन. बैरोमीटर का क्या होता है? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट वी कॉल बैरोमीटर. ठीक है, चलो क्वेश्चन 7. सरस्वती, क्वेश्चन 7. गटेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट व्हेन रूट प्रेशर इज पॉजिटिव. ओके. क्वेश्चन 8, प्रियदर्शनी, रूट प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन? So B. बी, एब्सोल्युटली करेक्ट. ट्रांसपिरेशन इज वेरी लो, एब्जॉर्प्शन इज वेरी हाई, तो गटेशन बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, या रूट प्रेशर बहुत ज्यादा होगा. अब जो रूट प्रेशर ज्यादा होगा तो गटेशन भी ज्यादा होगा, मतलब ये फैक्टर से गटेशन को भी फेवर करेगा. ओके, क्वेश्चन 9, स्वरूप, विल्टिंग इन प्लांट occurs when? Epidermis is peeled off. B. अच्छा, बी क्यों बोला? तो इससे टर्गर प्रेशर 0 हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा. पहले बात, विल्टिंग क्यों होता है प्लांट में?
जब excessive water loss हो. हाँ, विल्टिंग तब होगा जब उसको वाटर ना मिले, ठीक है ना? Yeah. तो जब वाटर नहीं मिले तो वाटर एपिडर्मिस के पील ऑफ से वाटर उसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एपिडर्मिस में तो जाइलम होता ही नहीं है, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ए, जाइलम इज ब्लॉक्ड. Okay. अंडरस्टूड? Yes. Now, question 10. The process of escape of liquid from the tip of uninjured leaf is called. प्रियदर्शनी, क्या आंसर? C. Guttation. Perfect. ठीक है. So let's wind up this class. So in the next class, I will be speaking about. We will be discussing about the nitrogen metabolism. Okay, that is the nutrients, जिसमें कि हम लोग मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है. तो एक बात बहुत क्लियर बोलूं कि जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम लोग रोल ऑफ मैक्रो और माइक्रो हम लोग डिस्कस करते हैं, ये मैं आपको कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं, ये डायरेक्टली मैं आपसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. आप सभी लोग अगली क्लास में ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी फैक्चुअल डिटेल्स दिए हुए हैं, ये सब आपको याद होनी चाहिए. एंड वन बाय वन आई विल बी आस्किंग द फैक्चुअल डिटेल्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू फ्रॉम दिस, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत कम है, फैक्चुअल डिटेल्स ज़्यादा हैं, एंड क्वेश्चंस ऑलवेज फैक्चुअल डिटेल्स से ही आते हैं. और उस फैक्चुअल डिटेल के लिए आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आगे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं. सो स्टिक टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. Whatever the factual details that is given in this chapter, that is of nitrogen metabolism or the nutrition in plant, this is the name of the chapter, right? तो ये जो है ना, आप पूरा का पूरा अगली क्लास के पहले पढ़ के आओगे. आपका कोई सवाल है क्या? Any question you want to ask? Sir, do they ask experiment-based questions? Of course, yes. Okay, sir. Okay, as and when the chapter will come, for instance, those chapter will come in the chapter of photosynthesis, then definitely I will be discussing some of the experiment and how the question can be framed, that we will discuss. Okay. Yes, sir. Any other thing? No, sir. Okay, chalo फिर. So I will be letting you know that when the next class is going to happen. Okay. Right? Chalo. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.